आज का टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब P गैस के आयतन कैपिटल B के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुछ इसे ऐसे लिख सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। या फिर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम यहां पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू K डैश इंटू 1 बाई V। या हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, P V इज इक्वल्स टू K डैश। ये हो गया। इसका मतलब ये है कि दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। ठीक है। अब यदि हम इसको इक्वेशन 1 ले लें तो इक्वेशन 1 की तुलना y बराबर mx प्लस सी समीकरण से करने पर y एक्सिस पर हम प्लॉट कर लेते हैं p को, m यहां पर k डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस पर हम इसको 1 बाई v को प्लॉट कर लेते हैं और c की वैल्यू है 0। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमको देखने को मिलेगा। ठीक, ये कुछ ऐसा ग्राफ हमको देखने को मिला। सॉरी, ये कुछ ऐसा नहीं, ये c की वैल्यू 0 है तो ये कुछ ऐसा उठेगा। क्लियर हो गई ये चीज। मान लेते हैं ये T1 टेम्परेचर पे है, ठीक, और ये T2 टेम्परेचर पे, T3 टेम्परेचर पे है। भिन्न भिन्न आयतन देख पा रहे हैं, भिन्न भिन्न ताप पर दाब और आयतन के बीच यह संबंध देखने को मिल रहा है। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि यह जो वक्र है, यह वक्र समतापी प्रकार का है। तो ये जो ग्राफ है वो P और 1 बाई V के बीच रिलेशन बता रहा है और भिन्न भिन्न ताप पर ग्राफ की प्रकृति अलग अलग है, तो हम इसे समतापी वक्र कहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहां पर, अगर हम P और V के बीच ग्राफ प्लॉट करें, P और V के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स में है तो हमको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। तो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड ये दो ग्राफ हैं। अब इसे और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप मानो कि यहां पर एक ऐसा पिस्टन है, सिलेंडर जिससे एक पिस्टन फिट है और P प्रेशर पर भरी हुई गैस का वॉल्यूम, P प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम V। क्लियर। अभी क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। क्लियर। तो वॉल्यूम आप देख पा रहे हो, तो एक यहां पे P1 प्रेशर लगाते हैं और कंडीशन ये है P इज स्मॉलर देन P1। और आप देख सकते हो कि जो सेकंड कंडीशन में जो वॉल्यूम है V1, उसकी वैल्यू V की तुलना में कम है। क्लियर है ये चीज। तो हम लोग यहां पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं,
उससे रिलेटेड ग्राफ अभी हम लोगों ने देखा है। P और V से रिलेटेड हम लोगों ने ग्राफ कुछ ऐसे देखा है। P की मैक्सिमम वैल्यू पे V की मिनिमम वैल्यू है और V के मैक्सिमम वैल्यू पे V के मैक्सिमम वैल्यू पे P की मिनिमम वैल्यू, तो इसको P मिनिमम कह देते हैं। ये P मैक्स है, ये V मैक्स है और ये V मिनिमम है। क्लियर हो गई? अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्राफ कैसे सुटेबल है बॉयल्स लॉ के लिए। अब एक और चीज हम देख सकते हैं। आप देख पा रहे हो, जब प्रेशर अधिक था, जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम अधिक था। अभी प्रेशर अधिक हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया है। तो इस कंडीशन में चाहे आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, चाहे आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ के लिए ये भी ग्राफ जो है वैलिड है। तो हमने 3 टाइप के ग्राफ देखे, एक P वर्सेस 1/V था, एक P वर्सेस V है और एक PV वर्सेस P है। क्लियर हो गया? तो हम एक और चीज यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं। हमने प्रेशर यहां बढ़ा लिया, क्लियर। इस प्रेशर पे P1 प्रेशर पे मान लेते हैं जो PV का प्रोडक्ट है वो P1V1 है। क्लियर? प्रेशर इंक्रीज करने पर हम ले लेते हैं P2 प्रेशर ले लेते हैं और P2 प्रेशर से रिलेटेड ये यहां पे जो कुछ P2V2 प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। और इन दोनों ही कंडीशंस में P1V1 और P2V2 का वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर हो? अब हम देखने जा रहे हैं कि डेंसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है। अब ये हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर? अब देखो, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्लियर? घनत्व को और D से सिंबलाइज करें, द्रव्यमान को M से और आयतन को V से। बायल के नियम के अनुसार हम जानते हैं, बायल नियमानुसार PV is equals to constant, so V is equals to K by P। अब ये जो V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर क्लियर हो गया ये चीज। ऐसा करेंगे तो D इज इक्वल्स टू M बाय K इंटू P। अब ये जो पूरा का पूरा टर्म है, बॉयल्स लॉ में कहा गया निश्चित मात्रा का द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान भी स्थिर है, K खुद एक कांस्टेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा पद है वो एक स्थिरांक है, पूरा का पूरा पद स्थिरांक है। तो हम लोग D इज प्रोपोर्शनल टू P लिख सकते हैं।
अब इससे निष्कर्ष ये मिलता है कि निश्चित मात्रा का द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित मात्रा के गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती है। क्लियर हो गई चीज? तो अभी हम लोगों ने देखा कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ के बाद बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे पॉसिबल है। उसके बाद हमने देखा कि किसी गैस के घनत्व D और उसी गैस के दाब P में क्या संबंध। अगला टॉपिक है गैलुसेक का नियम। जैसे कि इस नियम की शुरुआत होती है कुछ ऐसे, जैसे जो स्वचालित वाहन होते हैं गर्मियों में उनके टायरों में कम हवा भरी जाती है। कारण क्या होता है कि अगर टायरों पे अगर हम अधिक हवा भर देंगे तो जब भी पहिए जब रोड से घर्षण पाते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो टायर के अंदर जो गैसेस पार्टिकल हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं टायर की दीवार पर। जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही अधिक ये टायर में उपस्थित जो गैस के कण हैं वो टायर की दीवार पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अगर दाब को ठीक प्रकार से समायोजित न किया जाए तो टायर के फटने की गुंजाइश होती है। यही कारण है कि गर्मियों के समय में टायर में कम हवा भरी जाती है। तो गैलुसेक का नियम यही कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब ताप के समानुपाती होता है। यानी कि प्रेशर प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। तो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर अगर हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और ये विभिन्न आयतनों पर, विभिन्न स्थिर आयतनों पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। तो प्रत्येक रेखा जो है वो समआयतनिक रेखा कहलाती है। प्रत्येक रेखा समआयतनीय रेखा कहलाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि गैलुसेक्स लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखा गया है। अब बात करते हैं एवोगाद्रो का नियम। इस नियम में कहा गया है कि अगर ताप व दाब स्थिर है तब निश्चित मात्रा गैस के निश्चित मात्रा का आयतन भी गैस के मोलों की संख्या स्मॉल n के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है, हमको पता है कि V के वैल्यू में वेरिएशन टेम्परेचर से भी हो सकता है और प्रेशर से भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है, गैस का अगर मास कांस्टेंट है, तब वॉल्यूम में कैसे हम लोग चेंजेस ला सकते हैं।
तो ये तभी संभव है जब गैस के नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग चेंज लेते हैं, या हम लोग कह सकते हैं निश्चित मात्रा भी हम लोग नहीं कहें कि किसी गैस का आयतन, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। किसी गैस का आयतन गैस के मोलों की संख्या n के समानुपाती होता है, यानी कि वॉल्यूम में वेरिएशन तभी पॉसिबल है जब n में नंबर ऑफ मोल्स में वेरिएशन हो जाए। तो अगर n में चेंजेस लाए जाएं या n के नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम में इंक्रीज ऑटोमेटिक होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि समान मोलों की संख्या वाले भिन्न भिन्न गैसों का आयतन समान होता है। कभी भी चेंज नहीं होता। अब यहां पर एनसीईआरटी में इसके लिए डाटा प्रोवाइड है, जैसे कि एसटीपी पर कुछ डाटा दिया गया है। एसटीपी मतलब 0 केल्विन, क्लियर? 0 केल्विन नहीं, एनसीईआरटी में इस फैक्ट को समझने के लिए एक डाटा दिया गया है, आइए देखते हैं। जैसे कि एसटीपी का सेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की वैल्यू होगी 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर की वैल्यू होगी 1 बार विच इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये एसटीपी में टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू है। अभी इस पर एक गैस का 1 मोल आर्गन गैस लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, ऑक्सीजन लिया गया और उनका जो वॉल्यूम है चेक किया गया 12.37 लीटर, 22.54 लीटर, 22.6 लीटर। तो आप देख पा रहे हो कि एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन भी भिन्न भिन्न गैसों के 1 मोल का आयतन भी लगभग समान है। तो ये रहा एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो संख्या हम जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसे एवोगाद्रो नंबर भी हम लोग कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि बॉयल्स लॉ क्या है, चॉल्स लॉ क्या है, गैलुसैक का नियम क्या है, एवोगाद्रो नियम क्या है। आइए देखते हैं इन नियमों की सहायता से आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण जानते हैं क्या होता है। बायल के नियम के अनुसार हम क्या देख जानते हैं, बायल के अनुसार जानते हैं बी के सेंस में, वॉल्यूम के सेंस में हम लोग जानते हैं 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ में हम लोग बी के रिस्पेक्ट में जानते हैं बी इज प्रोपोर्शनल टू टी। एवोगाद्रो के नियम के अनुसार हम जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू N। तो इन तीनों इक्वेशन से एक जनरल इक्वेशन निकल के आता है कुछ ऐसा, V इज प्रोपोर्शनल टू NT/T। तो अब इस इक्वेशन में कुछ ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू R NT/T या PV इज इक्वल्स टू nRT। ये आदर्श गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन, जहां R गैस स्थिरांक है। क्लियर? N नंबर ऑफ मोल है, P गैस का प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है।
तो ये देखा आपने कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे की जाती है। चॉस लॉ में कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस पर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन देखा गया है। कहा गया है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन गैस के ताप के समानुपाती होता है। कुछ ऐसे लिखा गया है इसको, T इज प्रोपोर्शनल टू V। अब देखते हैं इसको कैसे पाया गया। जैसे कि दरअसल चार्ल्स लॉ की उत्पत्ति गुब्बारे के आयतन पर ताप का प्रभाव के अध्ययन से हुआ था। तो कैसे इसका अध्ययन किया गया? देखा गया कि ताप वृद्धि से गैस के आयतन में वृद्धि होता है। तो इसको कुछ समझते हैं कुछ ऐसे। कितना वृद्धि होता है अभी थोड़ी देर बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं गैस का आयतन, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन मान लेते हैं V0। थोड़ा सा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, हम लोग इसको V1 कर लेते हैं, V1 डिग्री सेल्सियस। अब नियम ये कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस का जो भी वॉल्यूम होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस की तुलना में अधिक होगा, ठीक। लेकिन कितना अधिक होगा यही क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से देखा कि प्रारंभिक आयतन के कुछ ऐसा से लिखो, या 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन के 1/273 गुना अधिक होगा। फिर से देखें कि कितना अधिक होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज करता है। कितना इंक्रीज करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भी आयतन होगा उसका 1/273 भाग ज्यादा होगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से 2 × 1/273 V0 इतना अधिक होगा। इतना वॉल्यूम अधिक होगा जब हम लोग 0 से 2 डिग्री सेल्सियस पर आते हैं। उसी तरह अगर T डिग्री सेल्सियस पर आए तो ये कुछ ऐसा है, T/273 इंटू V0। क्लियर हो गया? इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, V0 1 + T/273। क्लियर हो गया ये चीज? VT = V0 273 + T/273। अब इस इक्वेशन को थोड़ा,
अभी 273 जो है, 273 हम लोग मान लेते हैं कि यह 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। दरअसल जहां जहां 273 लिखा गया वो 273.15 है। ये जो तापमान का ये जो पैमाना है उसे सेल्सियस पैमाना कहते हैं। क्लियर? और ये जो 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस जो लिखा गया है उसे केल्विन पैमाना कहते हैं, जिसका आजकल प्रयोग किया जाता है गणनाओं में। क्लियर हो चुका है ये चीज? तो ये जो इस स्थिति को हम मान लेते हैं Vt इज इक्वल्स टू V0 इंटू T/T0। अब ये Tt क्या है? केल्विन पैमाना है। यहां पे जो भी डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे वो 273.15 में ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो अगर कुछ इसको ऐसे लिखें Vt/V0 इज इक्वल्स टू Tt/T0। क्लियर हो गया ये? तो अगर हम इसको कंडीशन वॉल्यूम 1 मान लेते हैं, वॉल्यूम इन कंडीशन 1, इसको V0 को 1 मान लें, ठीक है, और कुछ इसको ऐसे ले लें T2/T1, तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा T1V2 इज इक्वल्स टू V1T2। क्लियर? या फिर कुछ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस कंडीशन को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस कंडीशन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1V2 इज इक्वल्स टू V1T2, ये तो लिखा गया है। T1/V1 इज इक्वल्स टू T2/V2, और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर कांस्टेंट प्रेशर लिया जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं T1/V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। So T1 is equals to constant into V1। कांस्टेंट हटा लेते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा देते हैं, T1 को जनरली T ले लेते हैं, और यही हमारा चार्ल्स का स्टेटमेंट था। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट मास टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू V। ये हमारा स्टेटमेंट था चार्ल्स लॉ के लिए। अब यहाँ पे ये जो हमारा जो इक्वेशन है इसमें ढेर सारे चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, इससे कुछ और एक्सटेंशन ले सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे और ले सकते हैं। अगर T इज इक्वल्स टू देखें -273 ले लें तो Vt इज इक्वल्स टू V0 273 प्लस -273 डिवाइडेड बाई 273, तो ये Vt इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। इसका मतलब यह है कि -273 केल्विन पर या डिग्री सेल्सियस पर, क्लियर, या 0 केल्विन पर किसी गैस का आयतन 0 होता है। यानी कि गैस पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, वो दरअसल कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। ये 0 ले लेते हैं और इसके पीछे ये पॉइंट -273, और यहां पे वॉल्यूम ले लेते हैं और यहां पे टेम्परेचर ले लेते हैं। चलिए ये टेम्परेचर ले लेते हैं और यहां पे क्या ले लेते हैं? वॉल्यूम। तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये टेम्परेचर को अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में ले तो की बात, या फिर केल्विन में ले लेते हैं, नहीं डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? एक बार फिर से इसको देख लें
सॉरी, हम लोग टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप यहाँ पे 0 रख दो, 0 रख दो यहाँ पे, तो Vt इक्वल्स टू V0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कह ही नहीं सकते कि वॉल्यूम 0 होगा। ठीक है, अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं तो वॉल्यूम इस कंडीशन में कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पीछे जाकर के -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग देखें या इस डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग पाएंगे कि वॉल्यूम जो हो गया है वो 0 हो गया है। तो ये सब चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी चीजें हो सकती थी। वास्तविक गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन। प्रश्न ये है कि आदर्श गैस क्या होता है? आदर्श गैस वे गैस है जो सभी ताप व दाब की परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण को या आदर्श गैस समीकरण का आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन करती है। फिर से एक बार देखते हैं कि आदर्श गैसें क्या है। वे गैसें जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग PV और V के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो, या फिर P के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो P के सभी मानों पर प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमको x अक्ष के समांतर, यदि हम इसको x एक्सिस ले लें तो x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होगी, समानांतर रेखा प्राप्त होगी। ये जो स्थिति है वो आदर्श गैस के लिए है। लेकिन यहां पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, यहां पर y एक्सिस पर PV को प्लॉट किया गया है, x एक्सिस पर P को प्लॉट किया गया है और दर्शाया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रारंभ में दाब वृद्धि से इसका PV मान घटता है, उसके पश्चात एक न्यूनतम मान के पश्चात प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो PV प्रोडक्ट बढ़ता है। उसी तरह मेथेन भी है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम प्रेशर इंक्रीज करने पर उनका PV प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है। तो ये सारी की सारी वास्तविक गैसें हैं और इन सभी गैसों की जो लाइनें हैं आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इन सभी गैसों को वास्तविक गैसें कहा गया है। तो वास्तविक गैसें क्या है? वास्तविक गैसें क्या है? वे गैस जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में PV बराबर nRT समीकरण का पालन नहीं करती। क्लियर हो गया? पहले हमें ये जानना था कि आदर्श गैसें क्या हैं। आदर्श गैसें क्या हैं? आदर्श गैसें वे गैसें हैं जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। और वास्तविक गैसें क्या हैं? वे गैसें जो PV बराबर nRT समीकरण को फॉलो नहीं करती किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में। क्लियर? अब हमें जानना है कि आइडियल गैस से रियल गैस का जो ये डेविएशन आप देख पा रहे हैं वो क्यों है और कैसे मापन उसका करते हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये डेविएशन को मेजर करने का काम कौन करता है। आदर्श गैस से विचलन की माप
संपीडिता कारक जेड द्वारा किया जाता है। जेड के तीन वैल्यू पॉसिबल है। एक जेड इज ग्रेटर देन 1। ऐसे कंडीशन में धनात्मक विचलन होता है। वे गैसें जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनको द्रवित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की गैसों को द्रवित नहीं कर सकते। फिर दूसरा, Z इज इक्वल्स टू 1। Z इज इक्वल्स टू 1 कहता है ये जो कंडीशन है वो आइडियल बिहेवियर को शो करता है, आदर्श स्थिति। यह वास्तविक गैसों के लिए सत्य नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है वो Z इज लोअर देन 1। ये क्या बताता है? ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन में आप देख पा रहे हो कि ये स्लोप जो है वो क्या है? नीचे की ओर जा रहा है, और यहां पर जो स्लोप है वो आदर्श गैस के रेखा से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस आधार पे हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को देखते हैं। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली गैसें द्रवित की जा सकती हैं। फिर एक कंडीशन है, फिर इस बात को सुने। अभी हमारा पॉइंट था कि आखिर आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें, आदर्श गैसों और वास्तविक गैसों का बीच का जो डेविएशन है उसका मेजरमेंट कौन करता है। तो हमने जाना कि आदर्श गैस से विचलन का माप संपीडिता कारक Z द्वारा किया जाता है। Z के तीन मान पॉसिबल हैं। यदि Z 1 से अधिक है, यदि Z की वैल्यू 1 से अधिक है तब पॉजिटिव डेविएशन होता है। इसकी विशेषता क्या है कि अगर कोई गैस इस प्रकार का डेविएशन शो कर रहा है तो इजीली उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। अगर वैल्यू 1 के बराबर है तो ऐसे कंडीशन में ये आदर्श स्थिति है और ये केवल आदर्श गैसों के लिए ही सत्य है। तीसरा कंडीशन है Z इज लोअर देन 1। ऐसे कंडीशन में निगेटिव डेविएशन होता है और ऐसे गैसों को द्रवित किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि आखिर आदर्श गैसें, या फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक गैसें अभी हम देखते हैं कि आखिर वास्तविक गैसें क्यों विचलन प्रदर्शित करती हैं। इसे हम अणुगति सिद्धांत के दो नियमों के आधार पर समझ सकते हैं। अभी हमें यह जानना है कि क्या ताप या दाब की किसी परिस्थिति में वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति व्यवहार कर सकती हैं अथवा नहीं। आप यह एक ग्राफ देखिए जिसमें x एक्सिस पर बार को प्लॉट किया गया है और y एक्सिस पर संपीडिता कारक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को रखा गया है। और आप देखिए अत्यंत कम दाब पर गैसों का व्यवहार लगभग, गैसों का जो संपीडिता कारक है वह अत्यंत कम दाब पर क्षैतिज है, x अक्ष के समांतर है। तो हम समझ सकते हैं निम्न दाब पर आदर्श वास्तविक गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती हैं। पहला पॉइंट है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या वास्तविक गैसें ताप या दाब की किसी भी परिस्थिति में आदर्श गैसों जैसा व्यवहार कर सकती हैं अथवा नहीं कर सकती।
इसकी जानकारी हमें इस ग्राफ से मिल रही है। इस ग्राफ में दर्शाया गया है अत्यंत निम्न दाब के परास पर जेड का जो वक्र है वह एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए यहां तक सारे के सारे लाइनें लगभग क्षैतिज हैं, तो हम समझ सकते हैं कि निम्न दाब पर यह क्षैतिज वक्र यह दर्शा रहा है कि इस समय वास्तविक गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार कर रही हैं। तो यही लिख दिया गया, निम्न दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं। बायल के नियमानुसार यदि दाब अत्यंत निम्न है तो आयतन का मान अत्यधिक होगा। उच्च आयतन पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती है। क्लियर हो गया ये चीज। तीसरा पॉइंट, कब वॉल्यूम बहुत हाई होगा? तभी यह पॉसिबिलिटी है जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं उच्च ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि आदर्श गैसें क्या हैं, वास्तविक गैसें क्या हैं,